हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ में एक गेस्ट हैं। एज ए टीचर भी हैं और वो एडवोकेट भी हैं। तो छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन है, वो करने से पहले हम आज की क्लास का जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि आज हम क्या कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिविल सूट के कौन कौन से स्टेप होते हैं, यानी कि जब सिविल सूट का जो ट्रायल है, प्लेंट से लेकर के डिग्री तक जब वो ट्रायल चलता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप है वो फॉलो किए जाते हैं, और सीपीसी में उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन दिए गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैम हमें थ्रू द गाइडेंस और प्रोविजंस के साथ में ये सारी सारी चीजें हैं डिटेल में बताएंगे। तो चलिए पहले हम मैम से थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, मेरा नाम मलका है। आई एम एडवोकेट एंड ऑल्सो आई एम अ लॉ टीचर एंड आई हैव a 3 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन। जी। ओके, थैंक यू मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। अब हम आपकी टीचिंग की जो एबिलिटी है उसका थोड़ा फायदा उठाना जी। चाहेंगे। जी। तो मैम जैसे कि एक सिविल सूट है, सिविल सिंपली जब जनरली सुनने में आता है कि सिविल सूट है वो सिविल राइट के रिगार्डिंग होता है। जब भी हमारी क्रिमिनल राइट है वहां हाँ पे जी। क्रिमिनल ट्रायल होता है, वो एक डिफरेंट मैटर है। आज हम सिविल मैटर देखने जा रहे हैं। तो इसमें हाँ जैसे जी। किसी भी पर्सन का कोई सिविल राइट वॉयलेट होता है तो उसके रिगार्डिंग जो रेमेडी है उसे एनफोर्स करवानी है कोर्ट के थ्रू। तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करता है। तो वो प्रोसीजर जी। हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं जनरली शुरुआत करूंगा कि किस तरीके से है जो इस प्रोसेस को है शुरू किया जाता है सबसे पहले, जैसे ही हमारा कोई राइट है वो वॉयलेट होता है तो। हाँ जी, बिल्कुल। जब भी कोई हमारा सिविल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो हम उसे एक प्लेंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सूट को इंस्टीट्यूट करना पड़ता है। सीपीसी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है हमारे पास बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं, सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं, तो सेक्शन 26 हमें बताता है कि आप कैसे करोगे। तो उसके अंदर बताया गया है कि आप प्लेंट के साथ उसे प्रेजेंट करोगे कोर्ट के अंदर। तो प्लेंट क्या होती है, सबसे पहले हम प्लेंट के बारे में देखेंगे कि प्लेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। प्लेंट को सीपीसी के अंदर हमारे पास ऑर्डर 7 के अंदर बताया गया है। बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि प्लेंट को कैसे आप तैयार करोगे। उसके अंदर सबसे पहले आप कोर्ट का नाम डालेंगे, जिस भी कोर्ट में आप उसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। Yes. प्लेंटिफ का नाम होगा, कहाँ का रहने वाला है। डिफेंडेंट का नाम होगा, वो कहाँ का रहने वाला है। अगर वो इन केस माइनर होता है या अनसाउंड माइंड होता है तो उसके प्रोविजंस भी दिए गए हैं और हमें वो मेंशन करना होता है प्लेंट के अंदर। उसके स्पेसिफिकली बाद मेंशन हम, होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसी के साथ हम अपना कॉज ऑफ एक्शन रखेंगे। तो पहले बताएंगे कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है, कि जो बहुत सारे बंडल ऑफ फैक्ट्स होते हैं, जो भी हमारा डिस्प्यूट अराइज होने वाला है बिटवीन द पार्टीज, जो डिस्प्यूट है उसी को बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन। उसके बारे में हम बताएंगे। अगर कुछ उसकी वैल्यू है तो वो हमें वहां पर प्लेंट के अंदर मेंशन करनी होती है। वही वैल्यू हमें बताएगी कि हमारी यूरिडिक्शन क्या है, क्योंकि प्लेंट ही यूरिडिक्शन को डिसाइड करेगी। पार्टीज के साइन होते हैं, प्लीडर के साइन होते हैं, और हम कोर्ट के अंदर इसे रजिस्टर करवाते हैं। और हमेशा जो प्लेंट होगी उसे हम डुप्लीकेट में फाइल करेंगे और एफिडेविट के साथ लेके जाते हैं कोर्ट में। ओके। जी। तो मैम अब प्लेंट फाइल कर दी है आपने, कुछ बेसिक्स भी बता दिए इसमें प्लेंट में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, जी। और प्लीडिंग के जनरली रूल भी इसमें आ चुके हैं आई थिंक। अगर इसके अलावा कोई प्लीडिंग का अलग रूल है या कोई प्रोविजन है तो वो भी आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे एक बार। तो प्लीडिंग के अंदर हमारे पास ऑर्डर 6 आता है, जिसके अंदर प्लीडिंग के अंदर हम प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को ही मर्ज करके लिखते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। उनका एक परफॉर्मा दिया जाता है कि कैसे प्लेंट प्रेजेंट होगी और कैसे रिटन स्टेटमेंट आएगी। रिटन स्टेटमेंट होता है मतलब डिफेंडेंट जो अपना जवाब लेके आएगा, उसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। मैम अब जैसे आपने प्लीडिंग के जो बेसिक रूल्स हैं प्लेंट में हमने फाइल कर दी। अब हमें जनरली जैसे डिस्प्यूट हुआ है राइज, वो जनरली दो पार्टीज के बीच में मिनिमम, और इससे ज्यादा दो जी। से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। तो अब जैसे जी हो एज ए सकता है। प्लेंटिफ हमने प्लेंट फाइल कर दी है, तो अब जो जी। अपोजिट पार्टी है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ में एक सूट है वो फाइल हो चुका है, या उसको कोर्ट में जी। कब प्रेजेंट होना है। जैसा ही प्लेंट को रजिस्टर किया जाता है, तो उसी के बाद हम क्या करते हैं, समन भेजते हैं दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को,
समन के साथ जो, जैसा ही आपा ने पहले ही देखा कि प्लेंट आपा डुप्लीकेट में मंगवा रहे हैं, तो उसकी जो सेकंड कॉपी होती है वो समन के साथ जाती है। उसके अंदर जो प्लेंटिफ ने जो जो क्लेम मांगे हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया होता है, और वो डिपेंडेंट के पास समन के साथ जाता है। ओके। समन के अंदर हम लिखते हैं कि पार्टी को, मतलब डिफेंडेंट को क्या है, अपीयर होना है, जो भी क्लेम लगाए हैं उनके आंसर देने हैं, और अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। ये हम विद इन 30 डेज आप भेजते हैं समन, और सेम पीरियड हमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का भी दिया गया है। 30 डेज होते हैं, इन केस वो बढ़ाया जा सकता है, जो 19 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, नाउ रिटर्न स्टेटमेंट तक की बात आ गई है, तो मान लीजिए एक बीच में कंडीशन अराइज हो जाती है कि अगर डिफेंडेंट के पास में सम्मन पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने बताया है, अगर वो प्रेजेंट जी। ना हो तो उसके लिए क्या होगे, अगर वो प्रेजेंट हुआ है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट कैसे फाइल करेगा, वो दोनों चीजें इसमें कंडीशन है हाँ वो। जी। जी। तो जैसे ही पार्टी को आपा ने बुलाया, समन भेजे, तो डिफेंडेंट इन केस वो नहीं आता कोर्ट के अंदर, अगर उसके पास सफिशिएंट रीजन है तो वो अलग बात है। इन केस वो डिफॉल्ट हो जाता है, वो नहीं आता, तो कोर्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री पास कर सकती है यस। कि वो नहीं अपीयर हुआ। और बाद में क्या है, अगर सफिशिएंट कॉज है, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर हम उसे क्या है, सेट असाइड करवा सकते हैं। उसके प्रोविजंस भी ऑर्डर 9 के अंदर हमें दिए गए हैं। ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो डिफेंडेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे उसके खिलाफ एक एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो जाती है, यानी कि एक्स पार्टे डिग्री उसके खिलाफ हो जाती है। जी। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन और होती है कि जो डिफेंडेंट है वो प्रेजेंट होता है, तो वो वहां पर क्या प्रोसीजर है फॉलो करेगा। जी। तो जैसे ही डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लेके आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट कहने का मतलब कि जो उन्होंने प्लेंटिफ ने प्रेजेंट की थी, उसका जो भी उन्होंने क्लेम किया, उनके जवाब वो रिटर्न स्टेटमेंट के तौर पे लेके आएगा। ऑर्डर 8 हमारे पास प्रोविजंस दिए गए हैं, जितने भी क्लेम होंगे उनका पैरा वाइज वो क्या करेगा, हर एक जवाब आंसर करेगा वो। ठीक है। और उसके बाद अगर उसके भी कुछ क्लेम्स हैं, मतलब डिफेंडेंट भी हो सकता है अपने क्लेम्स लेके आए, तो उसके प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में है, जिन्हें आप डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग। श्योर। जी। श्योर मैम, ये तो थी कंडीशन रिगार्डिंग दी डिफेंडेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसी भी कोई कंडीशन अराइज हो जाए कि मान लीजिए प्लेंटिफ नहीं आ रहा, प्लेंटिफ प्रेजेंट नहीं होता जी। किसी भी हियरिंग के दौरान, तो वहां पर क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी। ऑर्डर 9 बात करता है, हमारे पास रूल 8 है जिसके अंदर अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा, तो कोर्ट क्या है, उसे एक्स पार्टे ना देके वहां पर क्या होता है कि डिसमिस हो जाता है। जो सूट होता है वो कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया जाएगा, और उसके लिए वो दोबारा फ्रेश सूट नहीं लेके आ सकता। उसके लिए अगर उसे, उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज आ जाते हैं, इन केस वो बताता है, एक्सप्लेन करता है, कोर्ट को सेटिस्फाइड करता है कि इन सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं नहीं अपीयर हो पाया, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा उन्हें सेट ऑफ करने की। आपने डिसमिसल की रेमेडी बता दी, लेकिन अभी आई थिंक एक्स पार्टी की कोई रेमेडी होगी, वो डिस्कशन करना शायद पेंडिंग रह जी। गई है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट आल्सो। जी। जैसे एक्स पार्टे किया, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑर्डर 9 के अंदर और उसका रूल जो 13 है वहां पर प्रोविजंस दिए हैं कि वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं विद इन 30 डेज सेट असाइड करवाने के लिए। डिफेंडेंट अपना कोई भी सफिशिएंट कॉज बताएगा, तो उसके बाद वो कोर्ट के अंदर डालेगा विद इन 30 डेज। जी। ओके मैम, मीन्स यहाँ पे एक्स पार्टी जी डिग्री हुई है अगर डिपेंडेंट के खिलाफ, वो भी सेट असाइड की जा सकती है। जी। ओके। ये तो थी यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट से पहले पहले की कार्रवाई जो देखी है, क्या क्या चीजें हमने देखी थी। अब मान लीजिए जी। यहाँ पर जो है प्लेंटिफ की प्लेंट भी हमारे पास में है, डिफेंडेंट की रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई है, देन उसके बाद में क्या प्रोसेस है जो फॉलो किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। उसके बाद पार्टीज जैसे ही कोर्ट के अंदर आएंगी तो एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन इसलिए किया जाएगा कि हम फ्रेम करेंगे जो जो इश्यूज आए हैं, चाहे वो फैक्ट पे हो चाहे वो लॉ के ऊपर हो, तो कोर्ट उनको एग्जामिन करेगा। अगर कोई विटनेसेस की जरूरत है, उन्हें समन भेजने की जरूरत है, तो ऑर्डर हमारे 16 के अंदर समन भेजे जाते हैं, इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं वहां पर। जी। तो मैम जैसा कि आपने बताया जी। कि इसमें इशू फ्रेम होते हैं, तो ये जनरली इशू फ्रेम किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं और कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं।
जी सर, ऑर्डर हमारे पास 14 है, जहां पर कोर्ट इशू फ्रेम करेगा, पार्टीज की अपीयरेंस होगी, दोनों पार्टीज आएंगी, अपने विटनेसेस लेके आएंगे, वहां पर फैक्ट के ऊपर भी हो सकते हैं, लॉ के ऊपर भी हो जाएंगे, जो भी हमारे इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि लॉ के जो इश्यूज होते हैं उन्हें पहले डिसाइड किया जाता है, मतलब प्रेफरेंस पहले लॉ वाले इश्यूज को दी जाती है। ओके। जी। इन केस जैसे ही पार्टीज आई है, जब एग्जामिनेशन हो रहा है, आप इशू फ्रेम कर रहे हैं, तो अगर पार्टीज एडमिट कर लेती हैं अपने जो भी क्लेम लगाया गया है, चाहे प्लेंटिफ के द्वारा, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट लेके आया उसका काउंटर क्लेम, उसका सेट ऑफ, अगर वो फर्स्ट हियरिंग्स पे उन्हें एडमिट कर देते हैं तो कोर्ट वहीं पर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। जी। तो क्या मैम यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे एक से ज्यादा इशू फ्रेम हुए हैं तो उनमें से अगर मान लीजिए डिफेंडेंट ने एक या दो इशू ही जी। सिर्फ यहाँ पे माने हैं, तो क्या सिर्फ उन्हीं के रिगार्डिंग एडजुडिकेशन होगी या फिर कंप्लीट पूरे सूट के रिगार्डिंग एडजुडिकेशन होगी? नहीं, जो उन्होंने एडमिट कर लिए हैं उनका एडजुडिकेशन हो जाएगा, जो फर्दर रह गए हैं उनकी आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, जैसे नॉर्मल सूट की चलती है वो प्रोसीडिंग रन हो जाएगी आगे। ओके मैम। तो जी। आई थिंक यहाँ तक जब इशू फ्रेम हो चुके हैं अभी हमारे सूट के, यानी कि जो ट्रायल जी। एक्चुअल में जो शुरू होना है उससे पहले पहले के स्टेप आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जी। हमारी बारी रहती है कि जो हमारे पास में इशू हैं उनको डिसाइड करना है जी। कोर्ट ने। तब उन इशू के रिगार्डिंग आई होप कि अब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है अपने विटनेसेस वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, तो अब उनका क्या प्रोसेस है यहाँ पे, कैसे यहाँ पे है जो विटनेसेस को बुलाया जाएगा या फिर उनको एग्जामिनेशन किया हाँ जाएगा? जी। तो वो जी प्रोसेस सर। प्लीज। तो ऑर्डर 16 है हमारे पास, जहां पर विटनेसेस को अपीयरेंस होने के लिए आप समन भेजते हैं। इन केस अगर वो प्रिजन के अंदर है विटनेसेस, तो 16A हमारे पास ऑर्डर है, जहां पर कोर्ट के द्वारा समन भेजे जाते हैं उन्हें। और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर 13 भी है, जहां पर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन करवाई जाती है कोर्ट के द्वारा, जो भी रेलिवेंट्स होंगे उनको देखा जाएगा, पार्टीज अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करते हैं। मैम यहाँ तक जैसे कि आपने बताया कि विटनेसेस हैं जो दोनों पार्टीज के बुलाए गए हैं कोर्ट के द्वारा या पार्टीज के द्वारा, और उनको एग्जामिन किया गया है बाय दी दोनों पार्टीज के द्वारा। उन्होंने उसको जी। एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ वगैरह जो भी है चीजें, वो भी हम डिटेल में उसको भी आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब जी। जी। आगे जैसे दोनों पार्टीज यहाँ पे हो चुकी है एग्जामिनेशन, हमारे पास इश्यूज हैं, इश्यूज के रिगार्डिंग है जो हाँ जी। डॉक्यूमेंट है और जो एग्जामिनेशन विटनेसेस वो प्रोड्यूस प्रोड्यूस हुए करनी हैं है। वो एग्जामिन हो जी। चुके हैं। तो अब इनके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, कैसे इन सभी को कंक्लूड करके कोर्ट डिटरमाइन करेगी, कैसे पार्टीज को आगे सुनेगी? हाँ जी, जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, पार्टीज आ गई हैं, विटनेसेस को बुला लिया गया है। अब क्या होगा, हमारे आर्ग्यूमेंट्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट की जाती है। पार्टीज आर्ग्यूमेंट करती है और फाइनल जो जज है वो एक अपना एडजुडिकेशन करता है उनके बिहाफ पे, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, विटनेसेस को जो एग्जामिन किया गया है, और अपनी जो फाइनल जजमेंट वहां पर प्रोनाउंस की जाती है। दैट्स ग्रेट। आई थिंक इतने ही स्टेप्स होते होंगे एक सिविल सूट में, जी। यानी कि हमने देखा है जी। प्लेंट से लेकर के जजमेंट तक कंप्लीट ट्रायल किस तरीके से चलता है। जी। और आई ये थिंक इसके अपन एक बीच नॉर्मली। हाँ जी। आई थिंक इसके बीच में भी कुछ इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स वगैरह होते होंगे, वो चलो हम बाद में कभी हाँ डिस्कस जी। करेंगे। ब्रॉड जी। जो जी। ट्रायल है जी। वो आई थिंक इसी तरीके से चलता जी। होगा। हाँ जी। जी। ओके मैम। तो ये था आज का हमारा जो स्टेप्स के रिगार्डिंग, जो हमारी एक लेक्चर हमारे गेस्ट जो मैम आए हुए थे उन्होंने बताया है कि क्या क्या स्टेप्स हैं वो कोर्ट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और वो किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि सीपीसी में प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो आई होप कि आप सभी को जो ये लेक्चर है या ये वीडियो है या ये क्लास है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी के रिगार्डिंग अगर किसी भी स्टूडेंट्स को और क्लासेस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम फर्दर यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं या कहें डेमो क्लासेस हैं वो लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है जो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आप फिल आउट कर सकते हैं, जिसमें एक बेसिक सी डिटेल्स हैं आपकी वो भरनी होंगी, ताकि हम आपको रीच आउट कर सकें जब भी लाइव क्लासेस या डेमो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी। तो एंड आपके कोई भी सुजेशंस वगैरह हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी अपनी राय है वो दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बाय बाय मैम। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।